हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं CS सुमित त्यागी और आज से हम और आप एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे। मैं आने वाले कुछ टाइम आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा CA फाउंडेशन अकाउंट्स के बारे में। मैं आप लोगों से जो बात करूँगा वो बात करूँगा CA फाउंडेशन की क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई। सबसे पहले आपको ऑल द वेरी बेस्ट कि आप एक बारी में CA फाउंडेशन क्लियर करें। और ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, थोड़ा सा रेगुलरिटी दिखाएंगे, आप एक अटेम्प्ट में CA फाउंडेशन क्लियर कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेक्चर्स के बीच बीच में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने एग्ज़ाम, अपने क्वेश्चंस। वो भी हम लोग, यानी जिसको आप लोग एक तरीके से मोटिवेशनल बोलते हैं, तो वो मोटिवेशन भी हम लोग आपको साथ के साथ देते चलेंगे। CA फाउंडेशन, बच्चों CA फाउंडेशन में ना वैसे तो आप लोगों को आइडिया है ही अब, फिर भी अगर मैं आपसे एक बेसिक की बात करूं तो CA फाउंडेशन में कितने एग्ज़ाम हैं आपके पास। CA फाउंडेशन में आपके पास 4 एग्ज़ाम होते हैं। सबसे आपका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, तभी मैं उसे पढ़ा रहा हूँ लगातार। सबसे फेवरेट आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स के अलावा एक होता है आपके पास लॉ, इको, मैथ्स। मैं आपको बेसिक नाम में समझा रहा हूँ, नाम तो इनके कुछ कुछ और भी हैं, आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ। अकाउंट्स सारे पेपर आपका पूरा जो CA फाउंडेशन है वो पूरा CA फाउंडेशन 400 मार्क्स का है। 400 मार्क्स में से अपने को कितना चाहिए सर? 90%। 90% ले आओ, आप रैंकर्स में आ जाओगे। सिर्फ 90%। अजीब लगता है सुनने में, सिर्फ 90%। सर 12th क्लास में तो नहीं लगता था आप लोगों को अजीब, अब क्यों लगने लगा? कोई हवा नहीं है सर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। आपको सिर्फ 90% चाहिए और आप रैंकर आ जाओगे। अगर 90 लाने का मन नहीं है तो 50% ले आओ, आप पास हो जाओगे, आगे बढ़ोगे। 50% ले आओ, पास हो जाओ, आगे बढ़ो। अब मर्जी आपकी, आपको किस तरीके से टारगेट करना है। मैं हमेशा कहता हूँ 90% का टारगेट करो। हमेशा ज़्यादा का टारगेट करोगे उतना नहीं मिलेगा, कम से कम जितने आपका लिस्ट है उससे तो ज़्यादा मिलेगा। 4 पेपर, 400 मार्क्स, 400 में से क्या 200 नंबर नहीं आएंगे, 300 नंबर नहीं आएंगे, बड़े प्यार से आएंगे बच्चों। अकाउंट्स मैं आपके साथ करूंगा और अकाउंट्स का मैं आपके साथ डिस्कशन अभी स्टार्ट करूं। अगर मैं आपसे अकाउंट्स की बात करूं कि अकाउंट्स आपका 100 मार्क्स का एक पेपर है। अकाउंट्स आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इस 100 मार्क के पेपर में सर क्या MCQ है? नहीं सर, अकाउंट आपका एक सब्जेक्टिव पेपर है बच्चों, सब्जेक्टिव पेपर। कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा कि सब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, इनमें फर्क है। कुछ पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं, कुछ पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हैं। मैं अपने पेपर पे स्ट्रिक्ट रहूंगा, मैं सिर्फ अकाउंट्स की आपसे बात करूंगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जैसे आपने 12th और 11th में पढ़ा है कि आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको उसका फुल फ्लैज आंसर करना होता है, वो होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है जी, अकाउंट्स आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यानी 100 मार्क्स का आपका फुल फ्लैश पेपर आएगा। हाँ, कुछ उसमें ट्रू फॉल्स जरूर है, वो भी मैं आपसे अभी आपसे डिस्कस करूंगा। वैसे मैं देखूंगा तो सब्जेक्टिव पेपर है। सर क्या अकाउंट्स में न्यू कोर्स है? नहीं बच्चों, बहुत ज़्यादा न्यू कोर्स नहीं है। काफ़ी हद तक आपका 11th का है, काफ़ी हद तक आपका 12th का है, और 10 से 15% आपकी टोटल वेटेज का मैं कह सकता हूं कि हाँ जी न्यू कोर्स है, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है जो आपको पढ़ना है। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैं कह रहा हूं कि 11th का है या 12th का है तो इट डजंट मीन कि आपको एज इट इज़ वही देखने को मिलेगा जो 11th में था या 12th में था। 11th 12th में जब आप पढ़ते थे, जब टीचर आपको पढ़ाते थे ना, तो वो आपको पढ़ाते थे सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम यानी अकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारी जगह ऐसी आती थी जहां पर आपको याद होगा टीचर कह देता था भाई अभी समझ लो, याद कर लो, जब आप बड़े लेवल पे पहुंचोगे, अगर पहुंचोगे तो वहां देखना है इसको। तो ये वही बड़ा लेवल आपका स्टार्ट हो गया है जो आप 11th से सुनते आ रहे थे। आप टीचर से सवाल पूछते थे, टीचर कहता था अभी आपके कोर्स में नहीं है, बाद में समझेंगे।
वो बाद में कब आ गई, वो बाद में अब आ गई। इसके आगे नहीं कह पाएंगे कि हम सर बाद में समझेंगे, ये फाइनल है आपका। फाइनल से मेरा मतलब है कंसेप्चुअल पढ़ के चलना है अब आपको। अब वो मार्क्स के लिए अगर पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। कंसेप्चुअल स्टडी करोगे आप फायदे में रहोगे। तो पढ़ेंगे सेम चीज 11th और 12th, लेकिन आप देखोगे 11th एंड 12th में आपने पढ़ा था तो वो कम था। अब आप पढ़ोगे तो उसको एक अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे पढ़ोगे और काफी अच्छा पढ़ोगे। मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा, इससे पहले कि मैं आपके साथ पढ़ाई स्टार्ट कराऊं आपकी, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं कि आपके कोर्स में है क्या क्या। हालांकि आप लोग ने शायद देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपके कोर्स में क्या क्या कवर होता है। ये देखो, ये आपका डिटेल्ड कंटेंट है। डिटेल्ड कंटेंट देखो, सबसे पहले चैप्टर 1 कहता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सबसे पहले थ्योरी में क्या क्या है सर? इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आप देखते चलना ये सब किस में था? ये 11th में था जी, ये हमने 11th में पढ़ा था। ऐसे ही अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अगर कोई हिंदी में पढ़ता होता तो हम लोग बोलते थे ना बुक कीपिंग को पुस्तक पालन। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है, अकाउंटिंग के सब फील्ड्स क्या हैं, यूजर्स कौन कौन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ये सब आपका 11th वाला पोर्शन है। अकाउंटिंग की लिमिटेशन एंड रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। तो बेसिकली स्टार्टिंग हुई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, हम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे, कुछ स्किप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपको 12th वाला पढ़ा दिया क्योंकि वो ताजा है आपके माइंड में, फिर आपको वापस थ्योरी पे लेके आया, ऐसा ब्लंडर नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। दूसरा जो आपका यूनिट है इसी चैप्टर में थ्योरी में, वो है आपके कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस। आपको याद होगा ना क्लास 11th में, मैं जब ये बोलता हूं कि याद होगा तो इट डजंट मीन कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जवाब दोगे। वो एक तरीका बन चुका है मेरा बोलने का, हम लोगों का, टीचर्स का बोलने का। बट इस चीज से बिल्कुल बेझिझक रहना, बेफिक्र रहना, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे हम लोग, बिल्कुल स्टार्टिंग से। इंट्रोडक्शन यानी आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपको याद हैं कि नहीं देख लेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, अब वहां पे तो आपने ये पढ़ा कि इनमें क्या क्या आता है। जैसे प्रिंसिपल आपके कौन कौन से होते थे, अगर कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूं आपको याद आएगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसके अलावा आपका प्रूडेंस कंसेप्ट, इसके अलावा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, एक्रूवल कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से ना हो, तो इसीलिए मैं ये बिल्कुल एज्यूम नहीं करूंगा कि आप कॉमर्स से और आपको ये सब आता है, फिर आपका क्लास पढ़ने का और क्लास लेने का फायदा क्या हुआ। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपके कोर्स का। कुछ अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, वो क्या हैं, सब थ्योरी पार्ट चल रहा है अभी। फिर आपके कुछ एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको बताता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, या रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी में एक और आता है आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग कॉमर्स साइड से हैं, अगर वो इस क्लास को देख रहे हैं तो कॉमर्स वालों को पता है कि आपने कहीं ना कहीं बीच बीच में सुना था कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। साइंस वालों के लिए ये चीज बिल्कुल नहीं होती है। तो कंटिंजेंट एसेट्स या कंटिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो आपकी कोई भी ऐसी लायबिलिटी या कोई भी ऐसा एसेट जो आज एट प्रेजेंट आपकी लायबिलिटी या आपका एसेट नहीं है, बट इन फ्यूचर आपकी लायबिलिटी या फिर आपका एसेट बन सकता है, उसको कंटिंजेंट एसेट या कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल के चलते हैं। समझेंगे कैसे, सबका टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे करना है, उसका आउटकम क्या होगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, किसी चीज की वैल्यूएशन कैसे करनी है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स होता है अंदाजा लगाना, आप किसी भी चीज का अंदाजा लगाते हो।
कि भाई हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें इतने का नुकसान हो सकता है, तो ये क्या है, ये आपका एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो ये एस्टीमेट कैसे लगाना है, क्या इन एस्टीमेट्स में चेंजेस आ सकते हैं, ये सारी वैल्यूएशन आपके अकाउंट्स का पार्ट है। मेजरमेंट कैसे करना है। अच्छा, फिर एक टॉपिक आएगा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी फाउंडेशन लेवल पर तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिनके साथ आप रजिस्टर हैं, अभी आप उनके स्टूडेंट हैं, 4-5 साल में होपफुली आप उनके मेंबर हो जाएंगे। वो ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको सिर्फ अभी फ्रेमवर्क बताएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरीके से फ्रेम होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करने हैं, उनका क्या यूज़ है, क्या लिमिटेशंस हैं, सिर्फ ये बताएगा। आपके पास नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप फाउंडेशन के बाद इंटर लेवल पे सीरियल वाइज पढ़ते हो, AS1, AS2, AS3 करते करते आपके पास नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CA इंटर ग्रुप 1 में आप पढ़ोगे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप CA इंटर ग्रुप 2 में पढ़ोगे, बचे हुए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड AS, ये भी एक नया कंसेप्ट है, अब तो नया नहीं रहा, काफी टाइम हो गया वैसे तो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके आप फाइनल पे पढ़ते हो। पूरा जो CA फाइनल है ना, वो पूरा इंड AS से भरा हुआ है, पूरा इंड AS आपका CA फाइनल में आता है। तो ये लोग हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो ये तो हमारा थ्योरी पार्ट हो गया पूरा का पूरा, पूरी थ्योरी हम यहां से करके चलेंगे। फिर आते हैं हम लोग किस पे, हम आते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस पे। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, वो चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के अलावा इसमें क्या डेबिट क्रेडिट ये सब हम देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन भी है इसमें, ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, मॉडर्न अप्रोच भी है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है वो देखेंगे। जर्नल के बाद आता है लेजर्स कैसे बनाना है, वो देखेंगे हम लोग पूरे फाउंडेशन में। तो कुछ भी करके ना ये मत सोचना पोस्टिंग क्या होती है, अब बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट क्या होता है, अब है ये सब लेजर का ही पार्ट, लेकिन 11th में हम लोगों ने इसको डीपली नहीं पढ़ा होता। 11th में हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ लिया कि लेजर ऐसे बनते हैं, उसका फॉर्मेट हमने याद कर लिया। अब करना लेजर ही है, बट डीपली करना है, अंदर घुस के करना है, एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ऐसे करना है। बैलेंसिंग एन अकाउंट, लेजर के बाद क्या करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट, तलपट बोलते हैं इसको। ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब ये देखो, ये नया पॉइंट है कुछ, और रूल्स क्या हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के। तो आप ऊपर से देखोगे कवर सेम नजर आएगा 11th-12th वाला, बट डीपली वो सेम नहीं है। मैं बार बार इस पॉइंट को कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ना आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो अकाउंट्स में, कि अकाउंट्स तो यार हो जाएगा, वही है जो 11th में था, वही है जो 12th में था, हम तो टॉपर हैं पहले से, हमने तो अपने स्कूल्स में टॉप किया है, हमसे तो कोई होशियार था ही नहीं क्लास में। ऐसे जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले डायलॉग्स हैं ना, वो मत बोलना बस। CA ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे ना, मुझे आज तक याद है, बच्चों आपसे कुछ नहीं छुपाए, अब मैं आपको बिल्कुल खुल के बताऊंगा, अपना रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। 2008 में मेरी 12th क्लियर हुई बच्चों। 2008 में मैंने 12th किया ना, 2008 से पहले यानी 2006 में मैंने 10th के पेपर दिए थे, और 2006 में कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, मैंने और मेरे फादर ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई हम लोग यानी कि मैं CA करूंगा। मेरी अच्छी परसेंटेज आई 2006 में, आई थिंक मेरी 83-84% 10th में आई। उस समय काफ़ी परसेंटेज मानी जाती है वो, 2006 आज की बात नहीं, सर 14 साल हो गए उन बातों को। लेकिन क्योंकि हमें कॉमर्स लेनी थी तो हमने कॉमर्स ली। जो कॉमर्स में जब मैं पहले दिन गया, मुझे आज भी याद है, बच्चे जो है ना वो और ज़्यादा चौड़े हो गए कि यार अगर ये, क्योंकि सर 84% आई है, 84% वालों को 2006 में, तो पड़ोसी जो है वो जान खा जाते थे पेरेंट्स की कि साइंस क्यों नहीं दिलाई बच्चे को, कहाँ कॉमर्स में डाल दिया, बच्चा तो आपका होशियार है, कहाँ आपने नालायकों के बीच में डाल दिया। आपको पता है सर इंडिया और इंडियन सोसाइटी उनकी क्या मेंटेलिटी रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग अड़े रहे। हमने कहा कि नहीं यार, हम तो CA करेंगे, हम CA में घुसे। जब मैं CA में घुसा ना, तो मेरे को अलग अलग टाइप के लोग मिले। आपको पता है, एक हमारे साथ एक ऐसी गर्ल थी, एक ऐसी लड़की थी हमारे साथ,
जो हमेशा ये कहती थी कि उसकी ना बहुत परसेंटेज आई थी, बहुत ज़्यादा, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, 99 97 के आसपास रैंक होल्डर थी वो उस समय इंडिया की या दिल्ली की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट बहुत होशियार थी। और हम लोग जैसे लोग भी थे जिनकी ट्वेल्थ में, मेरी ट्वेल्थ में परसेंटेज बच्चों कम रह गई थी थोड़ी सी, तो ट्वेल्थ में हमारी एवरेज परसेंटेज रही। बच्चा कहता सर कितनी थी, बताऊं? नहीं, वो नहीं बताऊंगा सर। आप कहोगे सर क्या नालायक टीचर से पढ़ रहे हैं फिर हम लोग, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। बट आप ये समझ लो कि बहुत कम परसेंटेज थी। अरे बहुत कम का मतलब ये भी नहीं है कि फेल हो गया था सुमित त्यागी, फेल नहीं हुआ था, बट ऑलमोस्ट फेल था। मेरी 69 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी, यानी 70 परसेंटेज मेरी रही। तो हम लोगों को क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस गिर गया। हम लोगों ने जो लग रहा था कि यार हम टॉप स्टूडेंट्स में, हम टॉप में नहीं रहे सर, हम एक एवरेज में आ गए, या अपर एवरेज कह लीजिए थोड़ा सा, 2008 की बात थी ये। लेकिन फिर भी हमने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा, हमने कहा नहीं यार सीए करनी है। और हमें एक ऐसे ऐसे बच्चे मिले जो 96 97 परसेंटेज पे थे, और वो लोग हमेशा पता है क्या कहते रहते थे, मेरे को आज तक उस लड़की का डायलॉग याद है, वो हमेशा बोलती रहती थी कि मैं क्या है, मैं तो सीए ऐसे ही निकाल दूंगी, मैंने तो एसआरसीसी को लात मारी हुई है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मेरा तो वहाँ भी एडमिशन हो गया था, मैं तो नहीं गई, तो जिसका एसआरसीसी में एडमिशन हो गया उसके लिए सीए क्या चीज़ है। ये लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था। आप यकीन करेंगे, हम जैसे एवरेज स्टूडेंट एक अटेम्प्ट में सीए बनकर पार हो गए। जब मेरी सीए कंप्लीट हुई तो मेरी सीए भी कंप्लीट हुई, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई, मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हुई, एंड मैंने ये जेआरएफ के जो आपके नेट के एग्ज़ाम होते हैं वो भी क्लियर किए, और ये सारा काम मैंने 22 की एज से पहले कर लिया। यानी 5 साल में मेरे पास 3 से 4 डिग्रियां थी, जो कि मेरे को लगता है कि एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी नहीं तो बहुत छोटी भी नहीं। और वहीं वो लड़की जो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थी, आप यकीन कीजिए जब तक मैं उसके नॉन में था, जब तक तो मुझे था कि उसका कभी सीए क्लियर नहीं हुआ। क्या उसके पास टैलेंट की कमी थी, क्या दिमाग की कमी थी, क्या मेहनत की कमी थी? नहीं सर, कमी ही तो नहीं थी, उसके पास हर चीज ओवर थी, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। तो मैं जब भी आप लोगों से या किसी भी स्टूडेंट से बात करता हूं और वो मुझे कहता है कि सर एक चीज बताओ जो नहीं होनी चाहिए सीए करने बनने के लिए, तो मैं हमेशा बोलता हूं भाई एक चीज का ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। आप हमेशा देखना, आपके पेरेंट्स या सब लोग ये बोलते हैं, रिलेटिव्स भी ये बोलेंगे आपको, हमें भी बोला गया कि सीए तो टॉपर्स का कोर्स है, हम भी मानते हैं। लेकिन स्टडी को उठा के देखना, कभी देखना आस पड़ोस नजर घुमा के, जो टॉपर्स हैं वो सीए में घुसते जरूर है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है या अबव एवरेज थोड़ा सा भी होता है ना, वो सीए को पार करता है जल्दी इन कंपेयर टू दोज टॉपर्स। मैं किसी टॉपर के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी एवरेज स्टूडेंट के सपोर्ट में नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना बच्चों। अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं और मैं आपको ये समझा रहा हूं और आपको लग रहा है कि सर ये तो सारा हमें आता है, और आप फॉरवर्ड कर करके देखोगे, तो आप यहीं गड़बड़ करोगे। बिल्कुल आराम से बैठ के हेडफोन लगा के लैपटॉप में खोलकर और फिर इसको देखना है। जब 2 घंटे 3 घंटे आपकी जो भी क्लास है, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास है, आपको उसको अच्छे से करना है और उसकी रिवीजन करनी है। स्टडी मॉड्यूल्स, आपके स्टडी मटेरियल आपके लिए मेन है, उनको छोड़ना नहीं है। बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए बच्चों। बाकी मैंने आपको बताया था, मोटिवेशन धीरे धीरे चलता रहेगा, बीच बीच में चलता रहेगा। सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स आपकी हेल्पफुल बुक्स होती हैं। सब्सिडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स में क्या फ़र्क है, हम ये पढ़ेंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कैश बुक भी इसी का पार्ट होता है, कैश बुक आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अभी तक अगर आप देखोगे तो मैं अब तक आपके साथ 11th क्लास के टॉपिक ही डिस्कस कर रहा हूं। एरर्स ऑफ की रेक्टिफिकेशन, हमको पता है कि कुछ गलतियां हो गई, अब अकाउंट्स में गलती हो गई तो इट डजंट मीन कि आप उसकी कटिंग करके उसको ठीक कर लोगे। कटिंग तो अलाउड ही नहीं है ना अकाउंट्स में, तो आप उसकी कटिंग नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होगा सर, हमको एक ऐसी जर्नल एंट्री पास करनी होगी जिससे कि वो एरर रेक्टिफाई हो जाए। उसी चैप्टर को नाम दिया गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर नंबर 3 एक इजी चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पास इसके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, लगातार इसके क्वेश्चन आए हैं। कुछ टाइम पहले तक ना सीए फाउंडेशन सीपीटी के नाम से जाना जाता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हम लोग भी उसी के प्रोडक्ट हैं। जब हम लोगों ने सीए की तो हमने सीपीटी किया था, हमने फाउंडेशन नहीं किया। सीपीटी में क्या होता था, सीपीटी में एमसीक्यू होते थे। एमसीक्यू होता है ना, जय माता दी, एबीसीडी टिक, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते थे, टिक कर देते थे।
तो हमने वो किया। सर वो मुश्किल है या सब्जेक्टिव मुश्किल है? सर एमसीक्यू मुश्किल है। एमसीक्यू में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, आपको स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, फिर भी आपको ये आइडिया नहीं होता कि कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में वो चीज नहीं पॉसिबल। सब्जेक्टिव पेपर में तो आपको सिर्फ जैसे 11 12th में आप पढ़ते आए हो, आपको वैसे पढ़ना है। तो बीआरएस हम लोग देखेंगे। बीआरएस में कैश बुक और बैंक की जो पासबुक होती है उनका रोल है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होता है? इन्वेंट्रीज होता है आपका स्टॉक। इन्वेंट्रीज होता है आपका स्टॉक। तो जो स्टॉक मतलब हो गया ना, जो माल आपने खरीदा था अभी बेचा नहीं है, तो आपके गोडाउन में रखा हुआ है, उसको स्टॉक कहते हैं, आप लोग इन्वेंट्री कहते हो। वो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आगे चल के ना आप इन्वेंट्री का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ते हो। यहां पर नहीं, सीए इंटर में, सीए इंटर में आप इन्वेंट्री के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ते हो बच्चों। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या है? इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम क्या है? इन्वेंट्री की टेकिंग, इन्वेंट्री टेकिंग मतलब इन्वेंट्री की कैसे आपको जजमेंट करनी है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा फिर हम लोग आते हैं डेप्रिसिएशन पर। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, डेप्रिसिएशन के मेथड्स कैसे होंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। अच्छा जी, अब आ जाओ, ये आपका न्यू वाला पार्ट है जो मैंने आपको बोला था ना, 10 से 15% आपका न्यू वर्क है। ये वो न्यू वर्क है। हालांकि इसमें एक यूनिट पुरानी है, लेकिन वो भी पूरी तरह से पुरानी नहीं है, वो भी आपके पास पूरी तरह से पुरानी नहीं है बच्चों। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, तो ये तो आपके पास पुराना है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। सारे चैप्टर्स को मैं पूरा क्लियरली आपको बताऊंगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो हमें अपने बचपन की याद आएगी, कुछ कहानियां इससे हमारी बचपन की जुड़ी हुई हैं, आपको बताएंगे। कंसाइनमेंट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे इसमें, ये नया है। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये सब कुछ नया है आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये आपका यूनिट 5 तक हो गया। ये आपका यूनिट 5 तक हो गया, क्योंकि ये मॉड्यूल 1 का ही आया होगा पूरा का पूरा, कोई बात नहीं, इसको आप यहां से समझो। मॉड्यूल नंबर 2 में जब आप आओगे ना, मॉड्यूल नंबर 2 में आपके पास है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, और यहां पर भी हम लोग दोनों के लिए पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होगी तो कैसे बनेंगे फाइनल अकाउंट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कैसे बनेंगे, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पढ़ा था ना हमने, पार्टनरशिप, एनपीओ एंड कंपनी। पार्टनरशिप में आपका पूरा पार्टनरशिप है। अगर मैं आपसे पार्टनरशिप के बारे में बात करूंगा, जैसे पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आपके वही सारे टॉपिक हैं जो आपने 12th में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। डिसोल्यूशन नहीं है इसमें, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही जब मैं आप लोगों के साथ कंपनी की बात करता हूं, तो कंपनी में भी आपके पास शेयर्स हैं। शेयर्स में आपका इशू, फॉरफीचर एंड री इशू तीनों है, एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स का इशू भी है। रिडम्पशन नहीं है, रिडम्पशन नहीं है बच्चों इसमें। तो ये आपका मैंने पूरा का पूरा ना बेसिक कोर्स आपके साथ डिस्कस किया है। अब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं एक बार आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर भी आपको डिस्कस करना चाहता हूं
कि आपका सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स का एग्जाम पेपर आएगा, जो मैंने आपको बताया था 100 मार्क्स का आएगा, तो वो 100 मार्क्स का कैसे आता है बच्चों? इस 100 मार्क्स में ना आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 6 नंबर्स क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं। इन 6 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी होता है, वो आपको करना ही करना है। और रिमेनिंग जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको कोई भी 4 करने होते हैं, एनी 4। यानी आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? एक क्वेश्चन 20 मार्क का होगा। टोटल 100 मार्क्स आपके हो गए। अब आपको पता है आपको कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए? वैसे तो 40 चाहिए, मैं कहता हूं 50% आपको पूरा चाहिए। कितने में से? 100 में से? नहीं सर, 120 में से। मैंने क्या बताया? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 6। तो 6 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो टोटल 120 हो गया ना। अब 120 में से अगर मैं 50% भी निकालूं तो क्या 60 नहीं आएंगे यार? इतने गए गुजरे थोड़ी हम लोग। और वो भी वही सारा पढ़ना है जो हम पढ़कर आ चुके हैं। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, अगर साइंस बैकग्राउंड से हो या 11th-12th में बिल्कुल मती मारी गई थी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, थोड़ी मेहनत करो हो जाएगा। एक डाउट आता है बच्चों का, सर कितना टाइम इनफ होता है सीए के लिए? सर मेरे हिसाब से 2 महीने में आप कोचिंग खत्म कर देते हो। आप घर बैठे हुए होते हो, घर बैठे बैठे आप एक दिन में अगर 3 लेक्चर भी देख रहे हो या 4 भी देख सकते हो आप, चलो 3 भी देख लिए, तो भी आप 2 से ढाई महीने में कोचिंग खत्म कर देते हो। उसके बाद आपके पास फिर भी अगर 1.5 महीना 2 महीना बचता है, तो आप 4-5 महीने मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होते हैं सीए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए। इतने टाइम में आपका क्रैक हो जाता है। मैं ना आपके साथ एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं मैं आपको, जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था। मैं एक बार, ये क्वेश्चन पेपर है, देखो आपके सामने, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, कैसा दिखता है। आप फाउंडेशन का पेपर दोगे, अब नहीं दोगे, 4 महीने 5 महीने बाद दोगे। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आपके दुश्मन में कितनी ताकत है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। फाउंडेशन नवंबर 2019, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, 3 आवर्स, पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पेपर कितना इंपॉर्टेंट है या अकाउंटिंग सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है सीए में, इसका पता इसी से लग जाता है। फाउंडेशन में भी पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग है। सीए इंटर ग्रुप 1 में भी पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग है। सीए इंटर ग्रुप 2 का भी जो पहला पेपर है, वैसे उसको पेपर 5 बोला जाता है, बट वो भी अकाउंटिंग है। सीए फाइनल में भी पहला पेपर अकाउंटिंग है। तो किसी भी लेवल पे लड़ोगे, कहीं भी पहुंचोगे, सबसे पहले अकाउंट्स को देखोगे। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग 3 घंटे, 6 क्वेश्चन 5 करने हैं, यानी 5 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं सर, सिंपल सी बात है। अब इसको ना आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, 3 घंटे से मेरा मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, टोटल 180 मिनट्स हो गए आपके पास। इस 180 मिनट्स में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन नहीं करने, जोश में आ जाओ कभी। तो 5 दिया 15 और 6 पंजे 30, लगभग 36 मिनट्स होते हैं आपके पास पर क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन करने के 36 मिनट है सर, 30 मिनट लगा लो मोटा मोटा, 6 मिनट एक क्वेश्चन में बचा लोगे तो आधा घंटा लास्ट में बचा के चलना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में, किसी लेक्चर में, कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, उसके बाद 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन में।
पहला क्वेश्चन आता है हम आपके पास ट्रू फॉल्स का, और वो भी विद रीजन। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा अभी आपके साथ, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपका कोर्स ही नहीं हुआ, तो क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप ये देखो आपका क्वेश्चन का किस तरीके का फॉर्मेट है। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड, ट्रू और फॉल्स, और वो भी रीजन के साथ। एक नंबर होता है ट्रू है या फॉल्स का, और एक नंबर होता है रीजन का। टोटल 6 आए, 6 इंटू 2 12 नंबर, तो 12 नंबर ए पार्ट के हो गए। उसके बाद प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी में 4 नंबर का डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका डेप्रीशिएशन के ऊपर आ गया, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना था, डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो 12 4 16 4 20। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो आया था वो था आपका बीआरएस से, आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है ये आपके पास। टोटल 5 6 7 8, टोटल 8 एंट्रीज हैं आपके पास। यू आर शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर इन कैश बुक, आपको कैश बुक अमेंड करनी है, ये भी बताऊंगा, और बीआरएस बनाना है। तो बेसिकली आप ये मान के चला करो जैसे 2 मार्क्स की आपकी अमेंडमेंट हो गई कैश बुक की, और 8 मार्क्स का ये हो गया, टोटल 10 मार्क्स में आपका पहला पार्ट डिवाइड है। दूसरे पार्ट में आपको एरर सही करने हैं विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, सब देखेंगे सर धीरे धीरे। टोटल कितने हैं, 10 मार्क्स का है, 6 एंट्रीज हैं। तो आप देखते हो सर 6 एंट्री हैं, 6 एंट्री में विद और विदाउट हो गया, तो 6 दूनी 12, लगभग 12 एंट्री करनी है आपको। 12 एंट्री में आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए, एक क्वेश्चन को करने में 36 मिनट लग रहे थे, 2 पार्ट हो गए तो एक पार्ट को करने में 18 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पे आपको 12 एंट्री करनी है सर। आपको इतनी नॉलेज है कि भाई एंट्री करने में अगर आपको आती है तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो एकदम टाइम मैनेजमेंट आपको लेकर चलना है, एक एक पॉइंट आपको टाइम मैनेजमेंट का लेना चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम इस बैच में डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे। 10 मार्क्स का था, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है ए पार्ट। बी पार्ट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया था बचपन की कुछ कहानियां बताऊंगा, 5 मार्क्स। सी आया इसमें अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सब पार्ट्स, इंटरनल चॉइस भी है। देखो 5 में से 4 करने हैं और उस 4 में भी आपके पास चॉइस है। यहाँ पे आपको एवरेज ड्यू डेट निकालनी होती है, ये क्वेश्चन है एक। और इसके अलावा और में था इसके साथ क्वेश्चन आपके पास करंट अकाउंट का, एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट कोई सा एक उठा लो। क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये सब आपको बेसिक्स दिया हुआ है, बेसिक दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है, गुडविल का शेयर निकालना है, स्वरूप का एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेथ का क्वेश्चन होगा, मैंने पूरा पढ़ा नहीं ऊपर, और लोन अकाउंट बनाना है 10 मार्क्स का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पीएनएल, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका एनपीओ का क्वेश्चन हो गया। इजी क्वेश्चन आया था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, 10 मार्क्स का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं, तो ट्रायल बैलेंस आपके सामने था। ट्रायल बैलेंस के बाद आपको एरर्स दिए हुए थे, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना था आपको। और इसमें आपके पास ये फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन था, आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना था, 5 मार्क्स का ये है सी। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना था, आपको रिवाइज पीएनएल बनाना था बैलेंस शीट के साथ, 10 मार्क्स का। और ये 6th क्वेश्चन आप देखो, 6th क्वेश्चन के अलग पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन देखो 6th में कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। ऐसा क्या क्वेश्चन था भाई जो 15 मार्क्स का आ गया, कंपनी का सर, वही शेयर्स वाला। ना इसने आपका 12th में पीछा छोड़ा, ना इसने आपका फाउंडेशन में पीछा छोड़ा। जर्नल एंट्री पास करनी थी, वो जर्नल एंट्री पास करनी थी, बैलेंस शीट बनानी थी नोट्स टू अकाउंट के साथ, 15 मार्क्स का। लास्ट में ये पीरियोडिक और परपेचुअल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एग्जाम आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, पहला कंपलसरी, बाकी 5 में से 4 करने हैं, और उन 5 में भी कहीं ना कहीं इंटरनल चॉइस है। तो पहले जो कुछ समय आपको मिलता है उसमें आप अपना पेपर पढ़ते हो, पेपर पढ़ने के बाद आप तय करते हो आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, और आप उनको करना शुरू कर देते हो। डन हो गया है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं स्टार्टिंग करूंगा ये समझकर कि मैं एक 11th क्लास के बच्चे को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से अकाउंट्स पढ़ेंगे। प्लीज बोर मत होना, आप टॉपर भी हो सकते हो, आप एवरेज भी हो सकते हो, आप बिलो एवरेज भी हो सकते हो, और आप अबव एवरेज भी हो सकते हो। तो ये मत सोचना कि ये मुझे आता है, इस क्लास को फॉरवर्ड करता हूं, आगे देख लेता हूं, वो ब्लंडर मत क्रिएट करना प्लीज। पूरा देखना, ढंग से देखना, अच्छे से देखना।
चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना कोर्स। और मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ सबसे पहले अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन की। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। अच्छा बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है या अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों आ पड़ी। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं बच्चों। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर मैं आपके साथ बात करूं, इसी डेफिनेशन से मैं इसके सारे पार्ट्स आपको समझाऊंगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing and analyzing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial nature and interpreting the result thereof। इस तरीके से आपको मगअप करनी है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। कहता है अकाउंटिंग क्या है, तो बोलता है भाई अकाउंटिंग एक आर्ट है। हालांकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों है। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है, और इसी वजह से क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है, मैं आपको लगातार मना करूंगा कि आप कोई भी कटिंग अकाउंट्स में ना करें। कटिंग अलाउड नहीं है आपके अकाउंट्स में, ये ध्यान रखना। किस चीज की कला है, क्या करना होता है हमको इसमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, हमको इसमें क्लासिफिकेशन करनी होती है, समरी बनानी होती है, एनालाइज करना होता है, एंड फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करना होता है। बेसिकली ये 5 अलग अलग स्टेप्स हमको लगाने होते हैं अकाउंटिंग में। हमें रिकॉर्ड करना है, हमें क्लासिफाई करना है, हमें समराइज करना है, एनालाइज करना है, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। बच्चा कहता है सर कहना क्या चाहते हो, किसको रिकॉर्ड करूं, किसको समराइज करूं, किसको क्लासिफाई करूं। बताते हैं बच्चों, वो भी बताते हैं। आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस को एंड इवेंट्स को। सर ये ट्रांजैक्शंस क्या हैं, ये इवेंट्स क्या हैं। अकाउंट्स में आपके बिजनेस में जो भी लेन देन होगा, आपने किसी को सैलरी पे की, ये एक लेन देन है जिसको ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। आपने किसी से फीस कलेक्ट की, ये एक ट्रांजैक्शन है। आपने गुड्स परचेज किए या आपने कुछ भी परचेज किया, ये एक ट्रांजैक्शन है। आपने खरीदे हुए गुड्स किसी को बेच दिए, ये एक ट्रांजैक्शन है। आपके बिजनेस से रिलेटेड दिनचर्या, आपका रूटीन, आप जो भी उसमें करते हो, वो एक ट्रांजैक्शन है, वो एक इवेंट है, वो एक ट्रांजैक्शन है। उस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को इवेंट कहा जाता है। मान लो मैंने 5,000 के गुड्स परचेज किए, 10,000 में सोल्ड कर दिए। इसको समझ लें, एक बार लिख लें यहां पे। एज्यूम परचेज्ड गुड्स of rupees 5,000 and sold goods for rupees 10,000।
अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इसमें ट्रांजैक्शन क्या हैं, इसमें ट्रांजैक्शंस क्या हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें ट्रांजैक्शंस क्या हैं, तो आप कहोगे सर इसमें दो ट्रांजैक्शन है। पहला गुड्स को परचेज करना, दूसरा गुड्स को सोल्ड करना। गुड्स को परचेज करना भी एक ट्रांजैक्शन है सरकार, और गुड्स को बेचना भी एक ट्रांजैक्शन है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि चलो सर ठीक है आपने अच्छा बताया, अब मुझे बताओ इसमें इवेंट क्या है। तो इवेंट होगा रिजल्ट। आपने सेल किया 10,000 का, यही माल आपने परचेज किया था 5,000 का। 10,000 का आइटम 5,000 का आइटम 10,000 में बेचते हो तो कितने का मुनाफा कमाया आपने? आपने प्रॉफिट कमाया 5,000 का। ये 5,000 का प्रॉफिट इवेंट कहलाएगा। किसी भी ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट इवेंट कहलाता है। वापिस आता हूं कहानी पे। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जिसमें आप समराइज कर रहे हो, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो और इंटरप्रेट कर रहे हो। किसको किसको किसको? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। यहां तक समझ आ गया? आ गया सर। फिर डाउट आता है बच्चे का, क्या सर जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जितने इवेंट होंगे वो सारे इवेंट रिकॉर्ड करने हैं? द आंसर इज अफर्मेटिव यस, आपको सारे करने हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हो, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हो, बस ये ध्यान रखना। सर ऐसा भी होता है क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई लेकिन वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है? ऐसा भी हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, क्यों नहीं हो सकता। मैंने एक स्टाफ अपॉइंट किया, उस स्टाफ में बहुत क्वालिटीज हैं। कैसी क्वालिटीज हैं उस स्टाफ में? वो स्टाफ बहुत हार्ड वर्किंग है, वो स्टाफ बहुत ज्यादा लॉयल है, काफी ईमानदार स्टाफ है, मेहनत से काम करता है। लेकिन ये जितनी मैंने आपको उसकी क्वालिटीज गिनाई, मार्क माय वर्ड, जितनी मैंने क्वालिटीज गिनाई, इन क्वालिटीज को मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी की क्वालिटी को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता बच्चों, और जब मैं क्वालिटी को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इस चीज को ध्यान रखना। तो आप ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन आप सिर्फ उन ट्रांजैक्शन और उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे जो या तो मनी टर्म्स में हो या फिर मनी टर्म्स में कन्वर्ट किए जा सके। क्लियर है? और फाइनली आप जो भी रिजल्ट आपका आएगा आप उसको इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रेट करते हो अपने रिजल्ट को। इंटरप्रेट का मतलब समझते हो? अभी तो मैं इन सबका मतलब समझाऊंगा हालांकि आपको, तो एक एक करके चलो इन्हीं का मतलब समझते हैं। अब ना मैं आपके साथ, मैंने अभी आपके साथ थोड़ा सा अकाउंटिंग पढ़ा। अब सवाल उठता है सर आपने शुरू में बोला था अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ, वो तो बता दो। ल्यूकस पैकियोली, ये कौन आ गया सर? इसको फादर ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। ल्यूकस पैकियोली, ये वो बंदे हैं जिन्होंने अकाउंट्स को जन्म दिया। क्यों, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई यार एक अकाउंट का सब्जेक्ट और बढ़ा दिया? हालांकि हम तो अच्छे खुशी नसीब हैं कि उन्होंने जन्म दिया, वरना हमारी रोजी रोटी कैसे चलती। उन्होंने अकाउंट्स बनाया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तभी हमारा घर परिवार चल रहा है, गरीब आदमी पल रहे हैं, है ना। तो अब बात यह है कि सर ऐसा क्या हुआ, क्यों अकाउंट्स की जरूरत पड़ी, इसका जन्म क्यों हुआ? ठीक है जी, इसका जन्म इसलिए हुआ। आप मेरे से एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल एक चीज पूछता हूं और फटाफट बताना, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था? सोचना पड़ा? चलो शायद आप भुक्कड़ किस्म के इंसान हो मेरी तरह, तो शायद आप बोल भी दोगे हाँ सर ये खाया था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चलो ये बताओ मुझे 3 दिन पहले सुबह नाश्ते में क्या खाया था? 3 दिन पहले छोड़ो, 5 दिन पहले क्या खाया था? 6 दिन पहले क्या खाया था? बताओ बताओ जल्दी बताओ, बताओ भाई। नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि आपको याद ही नहीं है सर। और आपको क्या सर, मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कल क्या खाया था या मैंने परसों क्या खाया था। इस समय मैं परसों क्या कर रहा था मुझे याद नहीं है। मैं बिजनेस करता हूं, मेरे नंबर ऑफ बिजनेस कई हैं, उन बिजनेस में मुझे किससे पैसा लेना है किसे पैसा देना है मुझे याद नहीं रहता सर। यही चीज आपके बिजनेस में होती है। जब मैं बिजनेस की बात करता हूं, हर बिजनेस का ना एक साइकिल होता है। ये साइकिल है, मान लो ये मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को।
और ये चला 31 मार्च 2021 में। इसमें कितनी ट्रांजैक्शन होंगी सर? क्या पता कितनी ट्रांजैक्शन होंगी सर? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी जिनकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है सर। हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं। ट्रांजैक्शन समझ गए ना अब आप? लेन देन। न्यूमरस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब 31 मार्च को मुझे जज करना है। क्या जज करना है 31 मार्च को? मुझे ये जज करना है कि हमने प्रॉफिट में, मोटे मोटे शब्दों में बात करता हूं आपसे सीधा, नो अकाउंट्स, ओनली लेमैन, कॉमन मैन की भाषा में। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्यों बिजनेस स्टार्ट किया? ऐसे ही सर खाली बैठे थे सोचा कुछ काम कर ले? नहीं सर, आपने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि आपको फायदा कमाना है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि आपको पैसा कमाना है ना? इसीलिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के एंड में आपको पता लगाना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बिल्कुल डीपली जाना है अपने को। कैसे पता लगाओगे सर? प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ कैसे पता लगता है? प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ ये आपको ऐसे पता लगता है जब आप अपने, मैं ऐसे बोलता हूं ना, सेल्स में से आप अपने खर्चे हटाते हो। जब आप सेल्स में से अपने खर्चे हटाते हो तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस बचता है। अब कितनी सेल हुई पूरे साल में, कितनी सेल हुई, क्या आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा सर। पूरे साल में कितनी एक्सपेंसेस हुए, कहां कहां पेमेंट की, आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा सर। जब ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आप कैसे प्रॉफिट निकाल पाओगे? इट इज ऑलमोस्ट impossible to remember all transactions of a particular year। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर, कोई शायद इसको याद रख पाए, मैं तो नहीं रख पाऊंगा। अब जब ये चीज इम्पॉसिबल है तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमने बनाई अकाउंटिंग। कि भाई अकाउंटिंग बनाई, क्यों बनाई? ताकि जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं या जितने आपके इवेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। सबसे बेसिक बेनिफिट, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का यही है कि जितनी आपने अकाउंटिंग की, जितनी आपकी ट्रांजैक्शन हुई एक पर्टिकुलर ईयर में, उन सबको आपको क्या करना है? उन सबको आपको रिकॉर्ड करके ध्यान से रखना है। तो इसीलिए अकाउंट्स का जन्म हुआ। और आपको पता है, अच्छा ये साथ साथ लिख रहे होगे आप, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, इसको लिखते रहना सर साथ के साथ, वरना इसमें आप, जैसे आप फाउंडेशन पर हो तो फाउंडेशन में आपको आइडिया नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट टाइम गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव परचेस की है ये, तो आप पॉज करो, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि व्यूज तो लिमिटेड है बच्चों। तो ये एक ऑप्शन रहता है आपके पास, पॉज करो और नोट करो। बैक मत जाना ज्यादा, बैक जाने में फिर आपके व्यूज दिक्कत करेंगे आपको। अब आपको पता है बच्चों, अकाउंटिंग इज known as लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है बच्चों। आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, आपके बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है या आपका बिजनेस बेकार कर रहा है, किस जगह इंप्रूवमेंट करनी है, ये सब कौन बताएगा? ये सब अकाउंटिंग बताएगा। अकाउंटिंग को देखकर, अकाउंटिंग की मदद से आपको पता लगेगा कि बिजनेस क्या कहना चाहता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है बच्चों। डन। अब मैं आपसे बात करूंगा प्रोसेस ऑफ
अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, कहां से स्टार्ट होता है? स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले क्या करना है, आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस में आपको ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल है, क्या फाइनेंशियल नहीं है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन निकल कर आई उनको रिकॉर्ड करना है आपको। और रिकॉर्डिंग जो होगी ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे होगी या रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। रिकॉर्डिंग के बाद हमें क्या करना है, हमें उसको क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासिफाई करना है। रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड के बाद उनको क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन करके अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, आपको बनानी है समरी, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की फिर समरी तैयार करनी है। समरी होने के बाद आगे की कहानी कुछ खास नहीं, आपको एनालाइज करना है, एनालाइजिंग ऑफ रिजल्ट्स एंड फाइनली एनालाइज करने के बाद जो भी निकलता है इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट। और बेसिकली ना इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है, इंटरप्रेट करने का मतलब है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द यूजर्स। कम्युनिकेट करना है आपको रिजल्ट यूजर से। यूजर्स के भी टाइप है, वो भी हम लोग अभी आपको साथ डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ चीजें आपके पास निकल कर आई बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, जो फाइनेंशियल नेचर की है सिर्फ उन्हीं के साथ डील करना है। अब जब मैं बात करता हूं कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग आपको किस फॉर्म में करनी है? आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में। हम लोग इस पर आएंगे, ये हमारा टॉपिक है कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, मैं सुबह उठकर आज अपने ऑफिस में आया, मैंने अपने स्टाफ को सैलरी पे की, तो मैं सबसे पहले सैलरी की एंट्री जर्नल एंट्री पास करूंगा। फिर क्या हुआ, मेरा कोई क्लाइंट आया, उसने मुझे पेमेंट की, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उस पेमेंट जो मुझे रिसीव हुई मैं उसकी एंट्री पास करूंगा। फिर क्या हुआ सर, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इसकी एंट्री पास करूंगा। आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एज द ट्रांजैक्शन हैपन्स। जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। इसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया डेट और टाइम वाइज, जो पहले हुआ है पहले वो रिकॉर्ड होगा। इसका क्या फॉर्मेट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत देर में। जर्नल एंट्रीज, अब देखो, अब आपने क्या समझा, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही थी मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही थी मैं उसको रिकॉर्ड करता जा रहा था, है कि नहीं? अब अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शंस हुई। अलग अलग नेचर्स की ट्रांजैक्शन से मेरा क्या मतलब है? अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शन से मेरा ये मतलब है, मान लो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सैलरी पे की। फिर मैंने क्या किया, मैंने रेंट पे किया।
फिर मैंने क्या किया, मैंने फी रिसीव की। फिर मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर परचेस किया। आप देख रहे हो यहां एक सेम नेचर नहीं है, यहां सेम नेचर नहीं है। और ये तो मैंने आपसे मोस्ट प्रोबेबली एक दिन की एंट्री बात की है, 1 डे ट्रांजैक्शन। 365 दिन में शायद ऐसी 365 एंट्री हो, जैसे सैलरी की एंट्री है, साल में कितनी बार होगी, 12 बार। रेंट की एंट्री है, साल में कितनी बार होगी, 12 बार। फी रिसीव कोई आइडिया नहीं सर कितनी बार होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल 12 बार, फर्नीचर नो आइडिया। फिर ये आपने एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। फिर क्या करना है, एक जैसी एंट्रीज को आपको उठाकर एक जगह रखना है। पूरे साल में जितनी भी आपकी सैलरी से रिलेट करती हैं एंट्रीज, उन सबको उठाकर एक जगह रख देना। पूरे साल में जितनी भी एंट्रीज आपकी रेंट से रिलेट करती हैं, उन सबको उठा के एक जगह रख देना। पूरे साल में जितनी भी एंट्रीज आपकी रिलेट करती है, मान लो फी रिसीव से, उन सबको उठाकर एक जगह रख देना। यानी आप क्या कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हो, आप उनकी ग्रुपिंग कर रहे हो। और ग्रुपिंग कर रहे हो किस बेस पे, एक पर्टिकुलर नेचर के बेस पर, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है ना ट्रांजैक्शन की, ये हम लोग करते हैं किस में, हम लोग करते हैं इनको लेजर्स में। ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मैं 11th को पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं। बेनिफिट सबका है। अगर आप कॉमर्स से हो तो आपको ये चीजें आती हैं, लेकिन आप और अच्छे से उसको पकड़ बनाइए। अगर आप साइंस से हैं तो नो डाउट आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा होगा। समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल, तो आपने लेजर बनाया, आपने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। क्लासिफाई करने के बाद अब इससे काम नहीं बनता सर, हमें बनानी है समरी। क्योंकि जो ओनर है या जो डिसीजन मेकिंग में बैठे हैं, जिनको ये पता लगाना है कि अकाउंटिंग की मदद से उनको ये देखना है कि आपको फायदा हुआ एज अ बिजनेस या आपको नुकसान हुआ, तो वो आपकी पूरी ट्रांजैक्शंस नहीं देखेंगे कि भाई मैं ओनर हूं, मैं बैठा हूं, आप मेरे चार्टेड हैं सर, आप सीए हैं। मैंने बोला हाँ जी, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, जरा दिखाओ मुझे। आपने क्या किया, पूरे साल की इतनी मोटी ट्रांजैक्शन का गट्ठड़, इतना मोटा ट्रांजैक्शन का गट्ठड़ लाके मेरे सामने रख दिया और कहा लो सर चेक कर लो। अरे व्हाट इज दिस, ये कैसा मजाक किया आपने ओनर के साथ सर। मैं ओनर हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इन ट्रांजैक्शंस को चेक करूंगा, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपकी जो है वो क्लासिफिकेशन चेक करूंगा। मुझे समरी बनाकर दो, मुझे तो बस ये पता लग जाए देखते के साथ ही कि हाँ अच्छा फायदा हुआ है, अच्छा नुकसान हो रहा है, अच्छा पिछले साल इतने का फायदा हुआ था, इस साल इतने का फायदा हुआ है, अच्छा पिछले साल इतनी सैलरी पे की थी स्टाफ को, इस साल इतनी सैलरी पे हुई है। मुझे तो समरी बनाकर दो सर, ये सब गट्ठड़ उठाओ आप अपने पास लेके जाओ, मुझे समरी चाहिए। और ये जो समरी आप बनाते हो ना, ये समरी बेसिकली हम लोग बनाते हैं किस फॉर्म में, हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। ट्रायल बैलेंस के अलावा इसके फाइनल अकाउंट्स भी बनते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में फाइनल अकाउंट्स। मैं ना लिंक नहीं कराना चाहता कि ट्रायल बैलेंस से फिर मैं ट्रायल बैलेंस पे चला गया, फाइनल अकाउंट से फिर मैं फाइनल अकाउंट पे चला जाऊंगा, तो वो टॉपिक हमारा बीच में स्किप हो जाएगा। तो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की समरी बनाई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की समरी बनाने के बाद आपने रिजल्ट को एनालाइज किया। जब आप रिजल्ट को एनालाइज करते हो, एनालाइज के ना अलग अलग टूल्स हैं, टूल्स फॉर एनालाइजिंग। अब मैं उन बच्चों से बात करूं, अगर आप लोग कॉमर्स से हो तो कॉमर्स में क्लास ट्वेल्थ में आपने थर्ड बुक पढ़ी थी। थर्ड बुक होती है सर, जो मेन हमारे ऑथर हैं टीएस ग्रेवाल जी, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल, आपने भी शायद उन्हीं से पढ़ा हो। मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं आपको सिर्फ लिंक करा रहा हूं। तो ट्रायल वहां पे आपने वॉल्यूम नंबर 3 पढ़ी थी, और वॉल्यूम नंबर 3 कौन सी थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको याद है ना। तो वो टूल्स होते हैं, जिन टूल्स की मदद से, कौन कौन से टूल्स होते हैं अगर मैं एग्जांपल आपके साथ लूं तो, रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है सर ये सब। रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस,
ये सब होता है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कुछ टूल्स लगाकर। एनालाइज क्या करना होता है, जैसे रेशियो है तो रेशियो से एनालाइज करते हैं हम लोग के। चलो मान लो मैं आपको एक एनालाइज करना सिखाता हूँ। मुझे एनालाइज करना है, मेरे पास 2 अलग ईयर का डाटा है, 2019-20, 2020-21। 2019-20 में मेरी सेल्स हुई थी 1 करोड़ की, 2020-21 में मेरी सेल हुई 2 करोड़ की। ठीक है जी। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं मेरा प्रॉफिट हुआ था, मान के चलो मेरा प्रॉफिट हुआ था 10 लाख का, और यहां पर मेरा प्रॉफिट हुआ 18 लाख का। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी सिचुएशन बेटर है या कौन से ईयर में अच्छा है। अगर आप देखते हो, आप कहते हो सर यहां प्रॉफिट कम था, यहां प्रॉफिट ज्यादा था, तो ये वाला सिनेरियो अच्छा है, तो मैं कहूंगा नहीं सर, ये वाला सिनेरियो अच्छा नहीं है। ये वाला सिनेरियो अच्छा क्यों नहीं है? आपको ये चेक करने के लिए निकालनी पड़ती थी नेट प्रॉफिट रेशियो। आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते थे, कैसे निकालते थे? जो भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ, जैसे 10 लाख हुआ, डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इनटू 100, तो ये आता था आपके पास 10%। और ऐसे ही अगर आप यहां पे निकालोगे तो आप निकालोगे 18 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ इनटू 100, तो ये आप करोगे तो ये आएगा सर 9%। आप देख रहे हो ये डाउन हो गया सर, ये डाउन हो गया, ये वाला बेटर था, यानी 1920 बेटर था। तो अगर आप सिर्फ अमाउंट पे जज कर रहे हो तो आप गलत जज कर रहे हो। ये एनालाइज है, ये एनालाइज है। अब यहां पे एनालाइज करके हमको क्या पता लगता है कि भाई हमारी जो सेल्स है वो सेल्स तो इंक्रीज हुई लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज गिर गई बच्चों। हमारी सेल्स तो इंक्रीज हुई लेकिन हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज गिर गई बच्चों। वो कैसे पता लगा? जब मैंने एनालाइज किया, जब मैंने रेशियो निकाला, तब मुझे पता लगा। तो ये आपका एनालिसिस होता है। फाइनली आप इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हो यानी कम्युनिकेट करते हो टू यूजर्स। और ये कम्युनिकेट करने के अलग अलग मोड्स हैं। यहां पर जब आप कम्युनिकेट करते हो यूजर्स को तो आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। बेसिकली हम लोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो, न्यूज़पेपर्स में आता है, बिजनेस मैगजीन्स में हम लोग पब्लिश कराते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग करते हैं। अब यहां पे एक सवाल आता है, सर ये किसको इंटरप्रेट करना है? हम ही तो मालिक हैं, हम किसी और को अपना रिजल्ट क्यों शो करते हैं? नहीं बच्चों, शो करना पड़ेगा। हमारे पास ना 2 अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं। ये यूजर्स लिखा है ना मैंने कि हमको अपना रिजल्ट कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? हमको अपना रिजल्ट यूजर्स को कम्युनिकेट करना है। बेसिकली ये यूजर्स कौन होते हैं? हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इंटरनल यूजर और एक होता था हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स। बेसिकली इंटरनल यूजर कौन है? इंटरनल यूजर्स हैं हमारे वो लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझो कि यूजर्स कौन है। ये यूजर कौन है? यूजर हैं वो लोग जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जज करना चाहते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहते हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी अच्छी बनी है और हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो वो हैं हमारे यूजर्स। अब ये यूजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल बेसिकली वो यूजर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करते हैं बच्चों वो लोग, जैसे कि मैनेजमेंट,
जैसे कि ओनर, जैसे कि एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट, ओनर, एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सर मैनेजमेंट तो इंटरेस्टेड होगी ना, मैनेजमेंट को तो डिसीजन मेकिंग करनी है, इसी को देख के ही तो पता लगेगा। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी है सर। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपके साथ एनालाइज किया था, तो यहाँ पे मैनेजमेंट इसको डिसीजन करेगी। मैनेजमेंट ने देखा यार ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो सेल्स है वो डबल हो गई, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल नहीं हुआ, प्रॉफिट की परसेंटेज गिर गई, ऐसा क्यों हुआ? ये डिसीजन लेने हैं। कई बार ये भी डिसीजन लेना पड़ता है मैनेजमेंट को कि उन्होंने देखा कि हमारा जो बिजनेस है ना वो 2 अलग अलग डिवीजन पर चलता है, हम 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट तो आपका जो है वो अच्छा प्रॉफिट आपको कमा के दे रहा है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, और उसके नेगेटिव में होने की वजह से आपके पूरे बिजनेस को नेगेटिव में दिखाया गया। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि वो जो नेगेटिव वाला प्रोडक्ट है उसके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ये डिसीजन मैनेजमेंट आपकी अकाउंटिंग की बेसिस पे तो लेगी ना, अकाउंटिंग ही उनको बताएगी कि बिजनेस में क्या ठीक चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। ओनर, सर ओनर का तो सारा रिस्क है ही, अगर रिवार्ड है तो वो भी ओनर का ही है, कहीं ओनर का पैसा डूब ना जाए वो उसको टेंशन है। अच्छा, ओनर और मैनेजमेंट अलग होते हैं क्या? यस सर, ओनर एंड मैनेजमेंट अलग होते हैं। ओनर ही मैनेजमेंट का पार्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों अलग हैं। सर एम्प्लॉइज क्यों? एम्प्लॉइज को क्या लेना देना, उनको वो उनका तो पैसा भी नहीं डूबेगा। सर एम्प्लॉइज को बेसिकली ये टेंशन होती है कि जो उनकी सैलरी है वो एज पर लो है कि नहीं है, सैलरी, वेजेस, इंक्रीमेंट्स एज पर लॉ चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्लस एम्प्लॉयज को कई बार ये भी होता है कि जो उनका पे स्केल है, पे स्केल नहीं कहूँगा, पे स्केल तो हमारा ऊपर कवर हो जाएगा, उनका जो ईएसआई, जो पीएफ, वो रेगुलरली डिपॉजिट हो रहा है विद गवर्नमेंट या नहीं हो रहा है, और नॉट। ये भी आप देखोगे आगे कि जो एम्प्लॉयज का पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, वो आगे डिपॉजिट होना होता है, तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है इंटरनल यूजर्स में। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा एक्सटर्नल यूजर्स में। सर एक्सटर्नल यूजर्स में काफ़ी आते हैं, एक एक करके समझते हैं। एक्सटर्नल यूजर में जो मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं वो होते हैं सर इन्वेस्टर्स। सबसे अच्छे जो मुझे लगते हैं वो होते हैं सर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है सर, और इन्वेस्टर भी ना 2 होते हैं, या चलो मैं इनको अलग अलग ही लिख लेता हूं, इन्वेस्टर 2 नहीं, एक और होता है, वो होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन दोनों में क्या फर्क है? इन्वेस्टर बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने आपके यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। पोटेंशियल इन्वेस्टर बेसिकली वो लोग हैं जो पैसा जेबों में भरकर लाए हैं, एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसमें कि वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, उनको कहा जाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो ये इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर आपको देखना है, ये क्यों इंटरेस्टेड है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सर पैसा लगा हुआ है या पैसा लगाना है, इसीलिए वो लोग इंटरेस्टेड है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और कौन है सर ऐसे? और सर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्यों? मैं इन्वेस्टर पे लिख देता हूं अमाउंट इन्वेस्टेड, उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और ये क्या होता है? वांट टू इन्वेस्ट अमाउंट, ये अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चेक करना चाहती है टैक्स कॉम्प्लिकेशंस हैं कि नहीं, आप टैक्स कंप्लाई कर रहे हो या नहीं, सही टाइम पे रिटर्न्स फाइल कर रहे हो या नहीं, सही टाइम पे अपना टैक्स डिपॉजिट करा रहे हो नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक करती है गवर्नमेंट। सर और कौन होते हैं? रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं मार्केट की। अच्छा, क्रेडिटर्स होते हैं,
क्रेडिटर्स मतलब जिनसे आपने उधार पर पैसा लिया हुआ है, जिनसे आपने उधार पर गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जिन लोगों को अभी ये वर्ड समझ अगर नहीं आया है, जैसे क्रेडिटर अगर वर्ड समझ नहीं आया है, तो हमारा एक चैप्टर आएगा अभी फाउंडेशन में ही, जहाँ पे हम लोग अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं इनमें, तो वहां पे भी हम लोग इसको देखकर चलेंगे, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी क्रेडिटर्स हो गया, रिसर्चर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अच्छा, एक आपके ऊपर बैंक वाले भी टेंशन लेते हैं सर, क्यों? क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है उनसे, लोन गारंटी, तो वो चेक करना चाहते हैं हम लोग इस औकात में हैं अभी या नहीं कि हम उनका लोन वापस कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि कल को सुमित त्यागी जी ने भी लोन लिया था और अब वो विजय माल्या के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपका कोर्स कंप्लीट करा के जाएंगे लेकिन तो बेसिकली ये आपके यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स, और ये प्रोसेस होता है बच्चों अकाउंटिंग का। तो कुल मिला के अगर मैं आप एक बार सम अप देखो इसका, तो मैंने आपके साथ यहां से स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हमने पूरा पढ़ा, रिकॉर्डिंग हमने सीख ली, क्लासिफिकेशन हमने सीख ली, समराइजिंग हमने सीखा, एनालाइजिंग हमने सीखा, फाइनेंशियल नेचर हमने पता लगाया, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हमने पता लगाया। एक पॉइंट हमारा रह गया ये मनी वाला, इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मनी की टर्म्स में होना चाहिए। इसको और समझ लो, इसको और समझ लो। रिकॉर्डिंग यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप जो अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे उनकी यूनिट क्या है। आपको पता है सर, सबकी अपनी एक यूनिट होती है। जैसे मान लो मैं कहता हूं हाइट है, तो हाइट को रिकॉर्ड करने की यूनिट क्या हो गई? मान लो सेंटीमीटर हो गई, इंच हो गई, फीट हो गई, इस तरीके से हो गई सर। ऐसे ही मान लो मैं आपसे कहता हूं वेट, वेट को मेजर करने की अपनी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ग्राम हो गई, केजी हो गई, टन हो गई, क्विंटल हो गई, कुछ भी हो गई सर। ऐसे ही अकाउंट्स में, इन अकाउंट्स जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने की यूनिट, रिकॉर्डिंग यूनिट क्या होगी? मनी होगी सर, मनी, अपना सपना मनी, मनी वो क्या होगी? वो मनी होगी सर। आप मनी में ही रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का ये मतलब है, आपके पास ना कुछ एसेट्स हैं, जैसे कि आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास कुछ व्हीकल्स हैं, आपके पास कुछ फर्नीचर है, ठीक है जी, और आपके पास एक गुड क्वालिटी स्टाफ भी है, वो भी हमारे कुछ एसेट्स में काउंट होता है। फिर मैं बोलूंगा जिनको एसेट्स का वर्ड अभी समझ नहीं आ रहा है, टर्म्स में आएंगे, मैं उसको बता के चलूंगा। अब मैं कहता हूं इनको रिकॉर्ड करो, बिल्डिंग को रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स में, व्हीकल को रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स में, फर्नीचर को रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स में, गुड क्वालिटी स्टाफ को रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स में। आप कहते हैं सर कैसे रिकॉर्ड करें? मैं कहता हूं आपके पास सर नंबर बता दिए मैंने आपको, नंबर्स। आपके पास 2 बिल्डिंग है, आपके पास 10 व्हीकल हैं, आपके पास 15 फर्नीचर यूनिट्स हैं, और गुड क्वालिटी स्टाफ के नाम पे आपके पास 100 नंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं। तो क्या मैं इनको इस नंबर्स में रिकॉर्ड करूंगा? आंसर इज नो। आपको क्या करना होगा? आपको इनकी मनी वैल्यू देखनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए 2 बिल्डिंग है, तो उनकी मनी वैल्यू हो गई 10 लाख मान लो। व्हीकल है, 10 व्हीकल है, मैंने कहा उनकी मनी वैल्यू हो गई 1 लाख। फर्नीचर है, 15 आपके फर्नीचर हैं, तो फर्नीचर की वैल्यू हो गई मान लो 50,000। क्वालिटी की कोई मनी वैल्यू नहीं हो सकती, तो आप उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताया। तो आप इनको जब रिकॉर्ड करोगे तो आप इसमें रिकॉर्ड करोगे, और कोई भी ऐसा एसेट
जिसकी मनी वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मेरी एक बिल्डिंग पड़ी है सर, कहीं एक इलाके में एक बिल्डिंग पड़ी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब वो प्लेस हॉन्टेड प्लेस हो गया है। हॉन्टेड प्लेस हो गया है, वहां पे कुछ र्यूमर्स हैं कि वहां पर भूत प्रेत रहते हैं, तो इसीलिए मैं उसको चाहकर भी बेच नहीं पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी मनी वैल्यू पता लगा पाऊं, लेकिन मैं उसकी मनी वैल्यू पता नहीं लगा पा रहा। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जब मैं उसकी मनी वैल्यू पता नहीं लगा पा रहा, तो मैं उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा या नहीं? आंसर इज नो। आप उसे चाहकर भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे मनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उस ट्रांजैक्शन, उस इवेंट्स को आपको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो मनी में होना चाहिए या मनी में कन्वर्ट हो सके बच्चों। तो आज आपका ये अभी पहला लेक्चर आपने अभी देखा। आपकी मर्जी है सर, आपके तो हाथ में है टीचर, आप प्ले दबाओगे दूसरा भी लेक्चर शुरू कर दूंगा मैं आपके सामने। पूरी रात पढ़ोगे, मैं पूरी रात पढ़ाऊंगा आपको, आपके हाथ में है सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे आप क्लास लेते हो वैसे ही आप लेक्चर्स को देखिए, गैप रखिए, हर दिन एक लेक्चर देखिए। आप क्या करते हो, अभी तो 4 महीने हैं, फिर 3 महीने हैं, जब 1 महीना रह जाता है आप एक एक दिन में 3-3 लेक्चर देख रहे हो। वो देखना ना देखना एक बराबर है सर। आप ये लेक्चर देख रहे हो, इट मीन्स आप मुझे पैसे दे चुके हो। तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा सर। और सबसे ज़्यादा फर्क आपको पड़ेगा, आपके फ्यूचर को पड़ेगा। किसी भी कोर्स को स्टार्ट करना आसान होता है, उसको कंप्लीट करना थोड़ा टफ होता है। और लाइफ टाइम में गिल्ट ना रह जाए कि यार स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। क्योंकि सीए बनकर लाइफ अलग है। मैं ये नहीं कहता, देखो सीए से ज़्यादा पैसा भी लोग कमा रहे हैं, बात पैसों की नहीं होती है, बात होती है जो ड्रीम आपने देखा था, क्या वो ड्रीम आपने अचीव किया। तो इसीलिए जैसे आप क्लास में लेते हो, अगर आपके पास चारों सब्जेक्ट की पेन ड्राइव्स हैं, तो आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट देखो, 2 सब्जेक्ट देखो। जैसे आपने अकाउंट्स देख लिया एक दिन में, तो आप मैथ्स उस दिन में मत देखो। वैसे तो आपके पास सर पूरा दिन होता है, आपके 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर होता है। मेरा जो लेक्चर चलेगा वो 1.5 से 2 सवा 2 घंटे के आसपास चलेगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। क्योंकि आप लोग 12th से पढ़कर आए हो, 12th में आपकी मैक्सिमम 1.5 घंटे की क्लास होती थी। मैं अचानक आपकी क्लास 3 घंटे की कर दूंगा, आपकी सेटिंग नहीं बनेगी। तो अकाउंट जो मैं आपके साथ पढ़ूंगा वो मैक्सिमम 2 घंटे का लेक्चर आपको एक मिलेगा, आप एक दिन में उसी को देख लो, बस वो काफ़ी है। लेकिन स्किप मत करना, और एक दिन में 2-2 3-3 बार भी मुझे मत बुलाना सर, बार बार प्ले मत करना, मेरा गला दर्द होता है। तो आज अभी पहला डेमो, पहला लेक्चर था हमारा, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलूंगा और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू।